वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। दोस्तों कैसे हो आप मेरे बच्चों। आज के जो वीडियो है आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, बहुत खतरनाक सा टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट। 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर बच्चों को परेशान करता है, लेकिन अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको इस वीडियो में सब कुछ कॉस्ट से रिलेटेड सब कुछ कराएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कॉस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं लागत। क्या होती है लागत? बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हो या आपने प्रोडक्शन होता हुआ देखा होगा, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर हम तो कोई प्रोडक्शन नहीं करते। हाँ, आप नहीं करते, लेकिन आपने अपनी सोसाइटी में ये तो पता होगा कि किसी भी चीज को, किसी भी सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तब आप उसको इस्तेमाल कर पाते हो। तो हाँ, किसी भी चीज का जब प्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस, मैं किसी स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहां देखो ये रहा प्रोडक्शन कर रहे हैं हम। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्शन करने के लिए हमें प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। वो जिन चीजों की हमें जरूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए, वो कहलाते हैं प्रोडक्शन के फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर्स। हिंदी में कहते हैं साधन। यहां से ही सुनते हुए चलना पूरी वीडियो को। हाँ, सिर्फ रटने से काम नहीं बनेगा, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई करिए आप। यहां देखो, जब प्रोडक्शन किया जाएगा तो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत होगी। उन चीजों को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन फैक्टर्स। क्या क्या होते हैं वो? अब बच्चों से जब हम पूछते हैं तो बच्चे जवाब पता है क्या देते हैं? सर हमें जमीन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा बच्चों ने, लैंड। हमें जमीन की जरूरत है, जमीन एक प्रोडक्शन फैक्टर है। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों ने कहा हमें मशीन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही जवाब, मशीन भी प्रोडक्शन फैक्टर है। बच्चों ने कहा हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। बिल्कुल सही जवाब, रॉ मटेरियल भी आपका प्रोडक्शन फैक्टर है। बच्चों ने कहा हमें लेबर की जरूरत होती है। बिल्कुल सही जवाब, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो लेबर है, ये भी एक तरह का प्रोडक्शन फैक्टर है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। ये जमीन, ये मशीन, ये रॉ मटेरियल, ये लेबर, ये सब प्रोडक्शन के फैक्टर है। यानी जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आप इन सब चीजों को खरीदते हो, हायर करते हो। आपने जमीन खरीद ली या रेंट पे हायर की, आपने मशीन खरीद ली, आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, आपने लेबर को हायर किया। तो इन सब के बदले में, रेंट के बदले में आप दोगे, सॉरी, जमीन के बदले में आप रेंट पे करते हो, मशीन के लिए आप डायरेक्टली कैश पे करते हो, रॉ मटेरियल के भी कैश पे करते हो, और लेबर को आप वेजेस देते हो या सैलरी देते हो ना। तो ये सारा का सारा आपका एक तरह से क्या है? ये सारा का सारा आपका एक तरह से खर्चा है। किस चीज का खर्चा है? प्रोडक्शन करने का खर्चा है। बस प्रोडक्शन करने के इस खर्चे को कॉस्ट कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी हमारा एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे खर्चे कॉस्ट कहलाते हैं। यानी कॉस्ट रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी खर्चा प्रोड्यूसर करता है वो सारा का सारा खर्चा कॉस्ट कहलाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब ध्यान से सुनिए, ये जो प्रोडक्शन होता है ये दो तरह की ड्यूरेशन में होता है। एक ड्यूरेशन होती है शॉर्ट रन और एक होती है लॉन्ग रन। इसको हिंदी में कहते हैं अल्पकाल और इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घकाल। आप दीर्घकाल याद रखना या मत रखना, शॉर्ट रन आप याद रखना, अल्पकाल आप याद रखना। और जब प्रोडक्शन शॉर्ट रन में की जाती है तो शॉर्ट रन की जो फीचर होती है किसको कहते हैं? शॉर्ट रन। क्या होता है अल्पकालीन? शॉर्ट रन वो ड्यूरेशन होती है जो मैक्सिमम 1 ईयर की होती है। मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। अधिक से अधिक 1 साल की प्रोडक्शन ड्यूरेशन जो होती है वो शॉर्ट रन होती है। और दूसरी सबसे अहम विशेषता जो है इसकी, सबसे मुख्य विशेषता जो है इसकी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है शॉर्ट रन की, वो ये है कि इसके अंदर कुछ फैक्टर्स को
इन सभी फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स को हम फिक्स्ड रख देते हैं, ना हम उन्हें घटाते हैं ना हम उन्हें बढ़ाते हैं। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर जब हम प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे होते हैं, हम कुछ फैक्टर्स को जब खरीद लेते हैं या हायर कर लेते हैं, अब हम उसको ना तो घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, एक साल तक उन्हें कांस्टेंट रखेंगे, एक साल तक फिक्स रखेंगे। तो उन फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर कह दिया जाता है। हालांकि लॉन्ग रन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉन्ग रन में सिंगल फैक्टर भी फिक्स्ड नहीं रहता, सबको घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स को हम फिक्स्ड कर देते हैं और उनको फिक्स फैक्टर का ही नाम दे देते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं, जैसे आपने लैंड की बात की, आपने मशीन की बात की, इस मशीन को और इस लैंड को, इस जमीन को हम ना तो घटाएंगे प्रोडक्शन के साथ ना बढ़ाएंगे, इसको हम रखेंगे फिक्स्ड, इसको हम रखेंगे फिक्स्ड। तो इसीलिए शॉर्ट रन की दूसरी विशेषता वो होती है जिसमें कुछ फैक्टर हमारे फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुनना, हम कॉस्ट की बात करने जा रहे थे। जब आप जमीन पर और मशीन पर खर्चा करोगे, ये है आपके फिक्स्ड फैक्टर, और फिक्स्ड फैक्टर पर किया जाने वाला सारा एक्सपेंडिचर कहलाता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। जमीन पे होने वाला खर्चा फिक्स कॉस्ट, मशीन पे होने वाला खर्चा फिक्स कॉस्ट, और इन दोनों के खर्चों को जोड़ेंगे तो कहलाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम कुल स्थिर लागत। बच्चों वीडियो को ढंग से देखते रहेंगे, एक एक बात को ध्यान से सुनते रहेंगे, कॉस्ट आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा, इंटरेस्ट भी मेंटेन होगा आपका। आप ध्यान से सुने इस वीडियो को, पूरी वीडियो को, ठीक है। और दूसरा, ये रॉ मटेरियल है, ये लेबर है। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल को बढ़ाना पड़ेगा। हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है लेबर की वेजेस को बढ़ाना पड़ेगा, लेबर बढ़ानी पड़ेगी। और घटाएंगे तो ये घट भी जाएगा, यानी प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगा, घटेगा भी और बढ़ेगा भी। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, यानी हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील साधन या परिवर्ती साधन भी कह सकते हैं। और इस पे आने वाला जो कुल खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल पे आने वाला खर्चा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और लेबर पर आने वाला खर्चा वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के खर्चों को जोड़ दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया ये, जिसको हिंदी में कहते हैं कुल परिवर्तनशील लागत या कुल परिवर्ती लागत। मैं तो परिवर्तनशील ही लिख देता हूं। तो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, आशा करता हूं ये दोनों लागतें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और जब हम इन दोनों लागतों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारी प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं कुल लागत। तो कुल लागत क्या होती है? कुल लागत होती है सभी फैक्टर्स को, चाहे वो फिक्स फैक्टर हो चाहे वो वेरिएबल फैक्टर्स हो, सभी फैक्टर्स को जब प्रोडक्शन पर एम्प्लॉयड कर दिया जाता है तो उन सभी फैक्टर्स पर आने वाले खर्चों का जोड़ कहलाता है कुल लागत। आप ये भी कह सकते हो कि टोटल कॉस्ट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों लागतों का जोड़ टोटल कॉस्ट होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, तो आप कह सकते हो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है कि जो आपके शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर पर आने वाला कुल खर्चा टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाता है। सेम एज वेरिएबल फैक्टर्स पर आने वाला कुल खर्चा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है, और दोनों लागतों का जोड़ आपका टोटल कॉस्ट कहलाता है। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम कॉस्ट की इन दोनों में, टोटल फिक्स कॉस्ट में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, इन दोनों के अंदर एक रिलेशन, एक डिफरेंस आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब किसी चीज के डिफरेंस को हम अच्छे से समझ लेते हैं और वो आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो अंतर समझ आना इस बात का इंडिकेशन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो कभी आप दो चीजों में अंतर कर ही नहीं सकते।
तो इसीलिए मैं आपको इन दोनों के बीच अंतर समझाता हूं। बच्चों देखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंशिएट का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है, सामने देख लो आप। भाई देखो, मेरी तो बोर्ड पे लाइन जो है सीधी नहीं आई है, बट तुम्हारे पास तो स्केल होगा। आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही खूबसूरत रखना। हाँ, जब खूबसूरत प्रेजेंटेशन होगा तो आपकी लिखी हुई बात भी अच्छी लगेगी। आपको अपनी बात कहने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे। अगर आपने शब्द खराब इस्तेमाल किए तो कितनी अच्छी बात आप कह देना, वो बात अच्छी नहीं लगेगी। तो आपके अल्फाज की अदायगी बड़ी खूबसूरत होगी, जिसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, हम जो है इन दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहला कॉलम हमने बनाया बेसिस ऑफ डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहेंगे अंतर का आधार। और दोनों कॉलम में उन दोनों को लिख दो जिनके बीच डिफरेंस करना है। पहला हमने लिखा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और यहां लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों देखो, सिर्फ वीडियो देखकर अपने मन को शांत मत करना। आपने वीडियो देखी और मन शांत हो गया कि हमने पढ़ लिया। क्लास अटेंड करके मन को शांत मत करना। आपने क्लास अटेंड कर ली, अपने मन को शांत कर लिया कि हमने क्लास अटेंड कर ली। मन की शांति तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक एग्जाम में परफॉर्म ना कर दो। मन शांत होना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए, लेकिन सेटिस्फाइड अगर हो गया मन आपका क्लास लेकर, और आपको समझ आया नहीं आया, आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, आप सेटिस्फाइड हो गए नहीं। सेटिस्फाइड तब तक नहीं होना जब तक रिजल्ट में एग्जाम में परफॉर्म ना कर दो। आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो जाना। तो इसीलिए सेटिस्फेक्शन के लिए सिर्फ वीडियो देखकर सेटिस्फाइड मत होना। वीडियो देखना, बुक में पढ़ना, नोट्स में पढ़ना, अपने आप करके देखना। पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर उठाना, उन क्वेश्चंस पेपर में देखना कि जो हमने आज वीडियो देखी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर ये सब कुछ कर लेते हो तब शायद आपको सेटिस्फाई होने की इजाजत है। तो अब देखिए, सामने इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला डिफरेंशिएट जो हम करेंगे वो करेंगे मीनिंग के बेस पर। मीनिंग को हिंदी में कहते हैं अर्थ। बता दो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का अर्थ, कि भाई प्रोडक्शन के दौरान जितना भी खर्चा फिक्स फैक्टर पर किया जाता है उसका जोड़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। बस खत्म, ये मीनिंग है ना। सम ऑफ एक्सपेंडिचर which is incurred by producer on fixed factor, बस on fixed factors during production process। फिक्स फैक्टर्स पर क्या जाने वाला सारा खर्चा उसका जोड़ कहलाता है टोटल फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मेजर लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो वो सारा खर्चा जो वेरिएबल फैक्टर्स पर किया गया है उसका जोड़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। मैं लिख दूं सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, सिर्फ उंगली पकड़कर कब तक चलोगे, रास्ता दिखा दिया, लिख देना पूरा। हाँ, जब तक उंगली पकड़कर ही चलते रहोगे तो आपके अंदर, आपकी चाल में, आपकी चलने में वो मैच्योरिटी नहीं आएगी जो एक सफलतापूर्वक इंसान की होनी चाहिए। आपको डायरेक्शन दिखा दी, चलो, भागो, दौड़ो, गिरोगे संभलो। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि उस इंसान को तो कोई गिरा ही नहीं सकता जो ठोकर खाकर चलना सीखा हो। थोड़ी सी ठोकरें भी खाओ भाई, डायरेक्शन दिखा दी, भागो। तो आपको बता दिया सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लिख देना अपने आप। अब दूसरा अंतर जो हम करेंगे वो करेंगे नेचर। नेचर कैसा नेचर है जी, बहुत अच्छा नेचर है। अबे अच्छा नेचर नहीं है, इसकी प्रकृति कैसी है। आप बोलोगे भाई ये फिक्स रहता है,
रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है चाहे प्रोडक्शन घटे चाहे बढ़े, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बेहतरीन पॉइंट है। और यहां पर इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है, जब भी तो वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो ये घटेगा। मैं लिख देता हूं, चलो प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी, यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, क्वांटिटी घटेगी तो ये घटेगा, वेरिएबल होता है, चेंजेबल। लिखना अपनी भाषा में, ये तीर कमान बनाकर मत आ जाना, ये मैंने आपको एक इशारा दिया है कि ये होता क्या है। तीसरा हम डिफरेंस करेंगे किस पर, एग्जाम्पल बता दो भाई, आप जिसकी बात करो उसकी मिसाल भी तो दो, आप उसका उदाहरण भी दो। भैया लो, रेंट फिक्स कॉस्ट है, जमीन पे आने वाला खर्चा, मशीन पे होने वाला खर्चा फिक्स कॉस्ट है। एक उदाहरण एक जरूर बताऊंगा मैं आपको, सैलरी। हाँ, अब आप बोलोगे सैलरी तो लेबर को मिलती है, सैलरी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, सही बता रहा हूं मैं आपको ये बात। सैलरी अगर लिखा हुआ आता तो वो सारे बच्चे वेरिएबल कॉस्ट में जाके मिलान कर जाते उसका। हाँ, सैलरी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, सैलरी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि सैलरी जो होती है सैलरी ऑफ परमानेंट वर्कर, भैया परमानेंट वर्कर। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं कि आपने उनको सैलरी बेस्ड पर हायर किया होता है, अब वो प्रोडक्शन तुम्हारा होता है, प्रोडक्शन नहीं होता, छुट्टियां होती हैं, त्योहार होता है, कोरोना होता है, इनकी सैलरी फिक्स रहती है भाई। इनकी सैलरी ना घटती है ना सैलरी बढ़ती है, जब फिक्स रहती है तो फिक्स कॉस्ट। जबकि हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल की, तो यहां पर आप बता दोगे रॉ मटेरियल। लो जी, सबसे पहला एग्जांपल बच्चे बोलते हैं रॉ मटेरियल, हमने बिल्कुल सही जवाब, रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है। और वेजिस, अब वेजिस क्या होती है, वेजिस ऐसे मजदूर को दी जाती है जो पीस रेट पर काम करते हैं, जो वर्किंग आवर्स के हिसाब से काम करते हैं, जितने घंटे काम करेंगे उतने पैसे लेके जाएंगे, जितना पीस वो बनाएंगे उतने पीस के पैसे लेंगे। पीस रेट पर काम करने वाले, वर्किंग आवर्स के हिसाब से काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनका खर्च, उनकी जो वेजेस है घटती बढ़ती रहती है। 2 घंटे काम करा 2 घंटे के पैसे, 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया 100 यूनिट्स के पैसे, और 50 करे 50 के पैसे। तो यहां पर जो वेजेस है वो घटती बढ़ती रहती है प्रोडक्शन के साथ, और जब घटती बढ़ती रहती है भैया तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है ना ये। चलिए इलेक्ट्रिसिटी भी लिख देते हैं, चलो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपकी कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, एक्सेट्रा, यानी और भी है, एक्सेट्रा इसका मतलब और भी है। अब नेक्स्ट हम करते हैं टेबल, टेबल बना लेते हैं फिक्स, टोटल फिक्स कॉस्ट की। यहां पर क्वांटिटी आ गया, यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया। आपने 0 यूनिट प्रोड्यूस की है, पर टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी। क्वांटिटी बढ़ने लगी, ये तब भी उतनी रहेगी, क्वांटिटी और बढ़ गई, ये तब भी इतनी रहेगी, क्वांटिटी और बढ़ गई, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट, मैंने बताया था कांस्टेंट है, इट इज रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, डिड यू गेट दैट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया था क्वांटिटी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्वांटिटी 0 है भाई, ये 0 होगी, क्यों देने लगे मजदूर का, मजदूर ये कुछ बनाया नहीं है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहली क्वांटिटी है तो भाई अब 10 रुपए बनते हैं, क्वांटिटी बढ़ गई ये और बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई ये और बढ़ गया। और याद रखें बच्चों, ये 10 20 30 मत कर देना, ये इस तरह ही इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस पर एक लॉ अप्लाई हो रहा है, उस लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये क्या बला आ गए सर? हाँ हाँ बताएंगे भाई, बला नहीं है कुछ भी, ये सब कुछ काम की चीजें, ये भी बताएंगे। फिलहाल टेबल ये होंगी। अब नेक्स्ट डिफरेंस हम बनाना चाहते हैं डायग्राम पर। तो जी डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 लाइनें चाहिए, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन, यानी ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस। यहाँ पर हम एज यूजुअल दिखाते हैं क्वांटिटी को, और यहाँ दिखाएंगे अब जिसका आपको कर्व बनाना है, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट को। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत खराब है मेरी। ऐसे यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। अब 2 लाइन चाहिए, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन, यानी एक आपको चाहिए ओ एक्स एक्सिस और एक चाहिए आपको ओ वाई एक्सिस। यहाँ पर दिखाएंगे हम क्वांटिटी, और ओ वाई एक्सिस पर वो दिखाते हैं जिसका डायग्राम आपको बनाना है, यानी किसका बनाना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम भाई फिक्स रहती है तो जी ऐसा बनेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बनेगा बच्चों ऐसा, TVC। इस डायग्राम को कहते हैं इनवर्स एस। हाँ ऐसा ही बनेगा।
बल्कि इस पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इनवर्स एस, ये इनवर्स एस का क्यों होता है, जरूर आता है क्वेश्चन, तो इसलिए ये इनवर्स एस ही बनेगा। तो इस पर हम एक नया पॉइंट बना के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी शेप ऑफ कर्व्स, यानी इनके कर्व के शेप कैसे होते हैं बता दो। यहां पर ये होता है पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, और ये होता है इनवर्स एस। लो जी एक अंतर और बन गया, इनवर्स एस, एस को कोमा में लगा देना, इनवर्स एस होता है ये वाला कर्व जो होता है। तो मेरे बच्चों ये आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से, कितना मतलब अल्टीमेट तरीके से आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट कराया गया है। यानी बिल्कुल ये वो है सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट वाले फीलिंग्स आती है जब इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, तो इसको अच्छे समझ लेना, ठीक है बच्चों। और अब मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर, अरे आई होगी पसंद, लाइक कर देना। ये आपकी फीस हो गई, आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।